हेलो दोस्त, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। ओके, सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समराइज करा देता हूँ कि हम पढ़ने वाले क्या हैं और पढ़ना कैसे। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना कैसे है। बिकॉज मैंने यूट्यूब पे आज थोड़ा वो सर्च करके देखा तो मुझे मिला कि यार यूट्यूब पे तो बस मतलब अपनी फॉर्मेलिटी के लिए बस टीचर मतलब कोई अर्निंग के चक्कर में बच्चों को पागल बना रहा है, और कोई मतलब कोई 15 मिनट की वीडियो में पूरे चैप्टर को खत्म कर रहा है। यार मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो 15 मिनट में इसको 1/4 के पोर्शन को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब है हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, एक एक चीज को के छोड़ेंगे कुछ नहीं। बेशक किसी के नज़रों में चैप्टर बोर्ड के लिहाज से बिल्कुल कम सही, लेकिन मेरे को जब तक खुद को ऐसा नहीं लगेगा कि अब अच्छी तरीके से मतलब मैंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन अपने अकॉर्डिंग पूरा कर दिया है, जब तक मैं इस टॉपिक को हर किसी को छोड़ूंगा नहीं। ओके, और देखो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एनर्जी में स्टार्ट करते हैं कि हमको पढ़ना कैसे है। देखो सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन सुनो। देखो, a source of energy is one which can provide adequate amount of energy। वर्ड को ध्यान से पकड़ो, adequate amount of energy, समझ गए? in convenient form over a long period, मतलब काफी समय तक adequate amount of energy सप्लाई कर सके, उस सोर्स को हम सोर्स ऑफ एनर्जी बोल देंगे। ओके, अब देखो ये जो एनर्जी है, अब सपोज करो कुछ भी सोर्स मिल चुका है हमको, अब उस एनर्जी को दो टाइप की क्लासिफिकेशन में डिवाइड करा है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। अब इन चीजों को सबसे पहले पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो एनर्जी होती क्या है। अब देखो थोड़ा सा सुनना, बस 1 या 2 मिनट लगेगा, पर इससे आपको एक विजुअलाइज हो जाएगा कि यार हमारा मतलब 10th क्लास में चैप्टर डाला क्यों। यार कुछ रीजन तो होगा ना जिसने डाला होगा इसको इस यूनिट में, मतलब 10th क्लास की में इसमें डालने का कुछ पर्पज होगा, तो वो चीज समझते हैं पहले थोड़ा सा। देखो दोस्त, एक चीज समझो, जब आपको कोई फोन है, अब जिस कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप डाल के उसको वीडियो को देख रहे हो इंटरनेट की यूज हेल्प से, देखो आपने इसकी बैटरी एक बार चार्ज करी होगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, देखो मैं क्या बोलूंगा। आपने इस फोन की बैटरी को चार्ज किया, ठीक है, अब आप इसको यूज कर रहे हो। अब ये कुछ समय के बाद इसकी बैटरी लो हो जाएगी। ओके, समझ गए, मतलब बैटरी डाउन हो जाएगी। फिर क्या आप करोगे, दोबारा इस एनर्जी को मतलब इसमें इंसर्ट कराओगे। कहने मतलब समझ गए, एक बार फिर दोबारा चार्ज करोगे, फिर इसको यूज करोगे, फिर तिबारा चौबारा, मतलब ऐसे समझ गए ना। कहने का मतलब क्या है, बार बार आप यूज कर रहे हो, तो ये जो चल रही है इसको एक एनर्जी की जरूरत पड़ी है ना। समझ गए मेरे कहने का मतलब, चार्जिंग करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई आपके घर में आ रही है, इसको कहीं ना कहीं से डाला जा रहा होगा एनर्जी को, इन वायर्स के थ्रू आपके मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तक। ओके, ये चीज तो समझ गए। ऐसा थोड़ी ना मतलब लाइट भागी पड़ी और फिर भी आपने चार्जिंग कनेक्ट की और फिर भी चार्ज हो गया, ऐसे नहीं होगा। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करी जा रही होगी और वो आपके फोन के अंदर आ रही है। समझ गए कहने का मतलब कि देखो इस चीज से समझो आप। कहने का मतलब आइंस्टाइन की जो E=mc² फॉर्मूला होता है, वो क्या चीज बोलता है कि जब आप किसी एनर्जी को किसी चीज में मतलब ट्रांसफर कर सकते हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन ना तो आप उसको बना सकते और ना ही उसको खत्म कर सकते। समझ के कहने का मतलब क्या है। देखो जो बैटरी है आपकी, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके फोन के लिए। ओके, ऐसे ही एक सपोज करो आपकी बाइक है, आपकी बाइक का जो फ्यूल टैंक होता है वो क्या होता है, वो भी तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। किसके लिए, बाइक के लिए। अगर बाइक की टंकी में पेट्रोल ही ना हो तो समझ गए ना, वो बाइक ना तो चलने वाली और ना कुछ वर्क फंक्शन अपना करने वाली। तो हर चीज के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है। जैसे फोन के केस में बैटरी थी, और क्या बोलते हैं इसे, जो आपकी बाइक है उसके लिए एक फ्यूल टैंक हो गया। अब देखो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आप ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, अब देखो इसमें कुछ चीज ध्यान से नोट करना जो मैं बताऊंगा इसमें। सपोज करो आपके घर में जो खाना बन रहा है, ओके, खाना मतलब सपोज करो या तो एलपीजी सिलेंडर की हेल्प से बन रहा होगा या फिर किसी और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बन रहा होगा। समझ गए, कोई इलेक्ट्रिक रोटी मेकर टाइप का कुछ भी हो। सपोज करो एक सबसे पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एलपीजी गैस सिलेंडर वाला। ओके, एलपीजी के पहले फुल फॉर्म याद करो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अभी बस फुल फॉर्म याद रखना, अभी थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होगा। देखो जब आपने उसको बर्न किया है किसी, देखो एलपीजी में हो क्या रहा है पहले ये समझो। जो लिक्विड जो केमिकल एनर्जी है सिलेंडर के अंदर, ओके, हम इसको एक पाइप के थ्रू उस डिवाइस तक ले जा रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। लिक्विड जो केमिकल एनर्जी है उसको आपने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए, उसी से तो आपका खाना पका है, वरना आप
सोचो जब आपके घर में सिलेंडर के अंदर गैस खत्म हो जाती है तो क्या होता है, वहां पे कोई मतलब खाना बन ही नहीं सकता जब तक वो दोबारा ना तो कोई रिफिल करा पाए उस सिलेंडर को। ओके, तो समझ गए ना कहने का मतलब क्या है, हर चीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। अब कैसे, देखो मैंने डीजल और पेट्रोल वाला तो एग्जाम्पल, उस बाइक का एग्जाम्पल देके समझा दिया। ओके, अब दूसरा एक पॉइंट और समझो, जैसे कि एक बल्ब है। ओके, बल्ब को एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पे ग्लो कर रहा है। ओके, तो देखो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है पावर हाउस से। ओके, और वो क्या है, हमको लाइट एनर्जी की फॉर्म में, समझ गए, दे रहा है, वो लाइट एनर्जी दे रहा है। लाइट मतलब उजाला हिंदी में बोलते हैं उसको। और देखो हमको सप्लाई किस फॉर्म में करनी पड़ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। सप्लाई किस चीज में हो रही है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में। ओके, कुछ पोर्शन उसका हीट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, बिकॉज वो जो उसकी, समझिए ना, गूंज है वो भी तो ग्लो हो रही है। तो दोनों चीज समझ गए ना। हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, कि हमको कुछ फॉर्म तो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना होगा इस चैप्टर में, और उसको पढ़ना होगा। और कुछ ऐसा होगा कि कुछ सोर्सेज होंगे, जैसे सपोज करो कोयला। देखो इसमें कोयला के ध्यान से देखो, कोयला जो है काफी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब वो कैसे, बर्निंग कोयल प्रोड्यूस हीट एनर्जी, दिस हीट कैन बी यूज्ड इन सच कुकिंग हीटिंग पर्पज और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कोयला है, आप उससे देखो खाना भी पका सकते हो, आप उससे हीटिंग पर्पज भी और भी कुछ कर सकते हो। ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैं अब आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में जनरेटर क्या होता है। देखो जनरेटर में क्या है, हमको बस सिंपली कुछ भी करके उस शाफ्ट को रोटेट करा देना है, समझ गए। और शाफ्ट रोटेट होता ही हमको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप कुछ भी जो चाहो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस कुछ भी कर सकते हो। ओके, कहने का मतलब ये है। हीट एनर्जी, इस लाइन को नोट कर लेना, कैन बी यूज इन सच ए वे कुकिंग हीटिंग पर्पज और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वो कैसे, अब एक चीज सोचो, आपने यहाँ पे कोयल बर्न किया। ओके, इसके कोई वेसल है, कोई भी एल्युमिनियम है, स्टील का, जिसका भी समझना हो, और उसमें वाटर होल्ड कर रखा है। ओके, जब नीचे से वो गिल होगा, आयरन मतलब जलेगा, तो उसके बाद में क्या होगा, वाटर वेपर्स निकलेंगी। उस वाटर वेपर्स को एक पाइप के थ्रू कहीं और दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करो, और जो वो वेपर्स हैं, वेपर्स को सीधा आप किसी टरबाइन ब्लेड्स पे मारो, और वो देखो हाई प्रेशर के साथ है, तो सीधी सीधी बात है, हाई जो टरबाइन ब्लेड्स हैं उनको काफी हाई स्पीड पर रोटेट करा देगा। फिर मैंने तो जनरेटर का फंक्शन आपको समझा ही रखा है, जनरेटर की शाफ्ट पे उस रोटेशन को सप्लाई कर दो, सीधी सीधी बात है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन हो जाएगी। कहने का मतलब समझ गए। अब देखो सीधा इस चैप्टर में मेरा कहने का मतलब तो आप यहाँ पे समझ चुके हो ना। यहाँ तक क्या है कि एनर्जी को हम बहुत, मतलब हर चीज के लिए, कहने का मतलब है एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई, ठीक है। अब देखो एक डेफिनेशन में इसकी बता ही चुका हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी की। अब एनर्जी जो है इनको दो टाइप की क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर रखा है। कैसे, एक है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और एक है रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को पहले हिंदी में मीनिंग समझो। देखो आपने पेट्रोल बाइक में डाला, ओके, और वो बाइक आपने यूज करी, तो पेट्रोल जो है वो पूरा का पूरा बर्न हो चुका है, लेकिन आप क्या किसी प्रोसेस से ऐसा कर सकते हो कि जो उससे धुआं निकला है बाइक से उसको इकट्ठा करके दोबारा से पेट्रोल बना दो? ऐसा नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है। तो सिंपली इस प्रोसेस को ही देखो, ऑल देखो दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इनको एक्यूमुलेट होने में काफी ज्यादा समय लगा है, एंड इट कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एग्जॉस्टेड आर कंप्लीटली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब समझ गए ना, जैसे पेट्रोल क्या हुआ था, बर्न हो गया था, तो अगर हम किसी भी प्रोसेस से इसको करने का ट्राई करेंगे वो हो नहीं पाएगा, समझ गए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर ऐसे करने को कोई सोच नहीं मिलेगा। तो हमको ऐसा तो करना ही नहीं है कि एक किलो जूल एनर्जी को बनाने के लिए हमको, मतलब किसी ऑब्टेन करने के लिए 1 किलो जूल एनर्जी को, उसमें हम 100 किलो जूल एनर्जी वेस्ट कर दें, ऐसा कभी नहीं करते, समझ गए कहने का मतलब। हम क्या करेंगे, ऐसा करने का ट्राई करता है हर कोई साइंटिस्ट है, जो भी इंजीनियर है, कि 1 जूल एनर्जी इन्वेस्ट करेगा और 100 जूल एनर्जी ऑब्टेन करने का ट्राई करेगा। जस्ट लाइक कोल, ओके, जमीन खोदेगा थोड़ी सी और उससे काफी हाई अमाउंट में कोयला ऑब्टेन कर लेगा वहां से, और फिर काफी लंबे टाइम तक उसको यूज करेगा। ओके, समझ गया मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के, देखो इनको नोट कर लेना। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल्स में आता है एक यूरेनियम वर्ड।
यूरेनियम एक एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर डग आउट फ्रॉम अर्थ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के नोट कर लेना इसको। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर डग आउट फ्रॉम अर्थ। इसका कहने का मतलब है कि ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ना, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में जमीन के अर्थ जो अंदर वाला पोर्शन है ना, देखो अर्थ को डिवाइड करा गया है क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ज्यादातर ये मेंटल या कोर वाले पोर्शन से ही ऑब्टेन करे जाएंगे, समझ गए। ऊपर वाली जो सरफेस होती है ना, यहाँ से कभी कोयला नहीं मिल सकता। कभी आपने सुना है कि रोड पे कोयला पड़ा है, जमीन के ऊपर कोयला पड़ा है? ऐसा कभी नहीं होता, जमीन से अंदर खोद के निकाला जाता है। इस लाइन का कहने का मतलब ये है, ओके। फिर इनका एक सेकेंडरी नेम भी है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। अभी भी अगर दोस्त तुमको ये डेफिनेशन समझ में ना ही हो तो इसको मैं एक सिंपली डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो, अगर आपने ये एक बार यूज कर लिए ना तो आप उनको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, समझ गए कहने का मतलब। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार अगर आपने यूज कर लिए तो आप उनको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जिससे कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाए। अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया था कन्वेंशनल, और फिर देखो इसको, ये 2-3 वर्ड है। पहले इनको मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग बता देता हूँ, जो कि आपको 10th 11th 12th में काफी वर्ड यूज आएगा, और तो ये अपने खुद भी समझने का ट्राई कर सको। देखो, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, ये जहां भी वर्ड आए ना, आप एक पिक्चर क्रिएट करना अपने माइंड में कि यार ये ना कुछ मतलब पीछे की चीजें के बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए। देखो, अब जब लोग पहले मतलब जब खाना वाना बनाते थे तो पहले लोग क्या करते थे, यही तो करते थे कि लकड़ी को जला के खाना पका रहे हैं, कोयला जला के पका रहे हैं। लेकिन इससे मतलब समझिए ना, कन्वेंशन का सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब जो पहले से चलता आ रही रीति, जैसे ट्रेडिशन का मतलब होता है प्रथा, मतलब जो पीछे से चली आ रही है। ऐसी कन्वेंशनल है मतलब जो पीछे से हम यूज करते आ रहे हैं, ओके। अब नॉन कन्वेंशनल क्या होगा, जो मतलब एडवांस मेथड है, जो मतलब अब कुछ इंप्रूव्ड हो चुके हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। और अनट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल, ये मतलब एडवांस फॉर्म हो चुकी है। ये 2 वर्ड थे, बताए थे मैंने, इनको थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखना इसमें कैसे हेल्प करेंगे। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन नोट करो, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं पहले थोड़ा। दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो ये इस वर्ड को ध्यान से देखो, प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन नेचर। समझिए कहने का मतलब कि नेचर में अपने आप ही कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं, ये कभी भी इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होंगे, और इसीलिए इनको बोला जाता है रिन्यूएबल एनर्जी। देखो, रीन्यूएबल मतलब दोबारा से न्यू हो रहे हैं अपने आप ही, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है। ऐसे वर्ड को तोड़ो और अपने आप ही फिर समझने का ट्राई करो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। देखो, कोई भी टीचर आपसे पूछ लेगा, ध्यान से सुनना, मैं इसको आपके क्वेश्चन को यहीं पे साथों साथ खत्म कर देता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन पूछते हैं टीचर इस टाइप से कि बताओ, जो लकड़ी होती है मतलब वुड, क्या ये रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी? समझ गए कहने का मतलब। देखो, लकड़ी जो है, अब एक चीज बताओ आप, अब देखो बच्चे के माइंड में क्या कंफ्यूजन होता है, पहले उसको ध्यान से सुनो। कैसे बच्चा सोचता है कि यार लकड़ी है, अगर मैंने एक बार जला दी, उसकी तो राख बन गई, तो अब तो मैं इसको दोबारा लकड़ी में दोबारा कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। तो बच्चा कह देगा कि भाई ये तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फिर टीचर कहेगा यू आर रॉन्ग, ओके। अब देखो बच्चे को कैसे सोचना चाहिए, वो चीज ध्यान से समझने की है, ओके। इसमें देखो, आपने सपोज करो एक लकड़ी जलाई, ठीक है, लेकिन साथों साथ आपने पेड़ भी बो दिया। तो देखो, एक साइकिल को आप समझ पा रहे हो, इधर आप यूज करते जा रहे हो लकड़ी को और एक इधर से पेड़ बोते जा रहे हो। तो देखो, जब सपोज करो आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में लकड़ी रखी हुई है, ठीक है, जैसे जैसे आप उनको जलाते जा रहे हो, ऐसे ऐसे साथ साथ आप पेड़ बोते जा रहे हो। जैसे आपकी लकड़ी खत्म होगी एक दिन, साथों साथ आपको क्या ऑब्टेन होगा कि यार मेरे तो पेड़ काफी बड़े हो चुके हैं, वो सूख भी चुके हैं, समझ गए, मैच्योर कंडीशन में। ऐसा नहीं कि तुम सोच रहे हो हरे पेड़ को काटने को बोल रहा हूँ मैं, हरे पेड़ कभी नहीं काटने को बोल रहा मैं, जब वो पेड़ सूख चुके हैं, समझ गए, तो उस कंडीशन में आप उन पेड़ को कट कर रहे हो, जब वो ड्राई कंडीशन में है, समझ गए, जो मतलब बूढ़े हो चुके हैं वो पेड़, फिर उनको दोबारा से जला रहे हो। तो समझ गए ना, एक कंटिन्यूसली साइकिल रिपीट हो रही है। और देखो, मैंने यही तो बोला था अभी, रिन्यूएबल में रीन्यूएबल मतलब दोबारा से न्यू की कंडीशन, हमको न्यू स्टेज में हम पहुंच रहे हैं ना, दोबारा से हमको लकड़ी मिल गई। लेकिन कोयले में और लकड़ी उसमें ऐसा नहीं था ना, कोयला एक बार बंद कर दिया, पेट्रोल आपने एक बार बंद कर दिया, कोई गैस आपने एक बार बंद कर दी, तो आप उसको दोबारा रिन्यू वाली फॉर्म में नहीं ला सकते।
समझ गए ना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ठीक से। अगर नहीं समझे अभी भी तो वीडियो एक बार दोबारा से रिपीट करके देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड वही आ जाता है जैसे अभी पिछले वाले में नॉन रिन्यूएबल में आया था कन्वेंशनल, यहाँ पे आ गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनका सेकेंडरी नेम है, ये भी याद कर लेना। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंप्लीट। ओके, अब देखो अगर हमको बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी दिए जाएं, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत वैरायटी के सोर्स ऑफ एनर्जी हैं आपके पास ऑप्शन में, तो आप उनमें से किसको अच्छा बोलोगे किसको बुरा बोलोगे कि यार ये इससे अच्छा है और ये इससे अच्छा है। समझ गए कहने का मतलब? तो इसको पढ़ना है, इसको डिटेल में। ओके, व्हाट इज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका क्वेश्चन यहाँ पे अराइज बनता है और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान से सुनना। देखो, विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, इसको कहने का मतलब क्या है? देखो, हमको ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो सबसे कम मास या कम वॉल्यूम में है। सपोज करो कोई इतनी सी चीज है वो इतनी एनर्जी दे रही है, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई इतनी सी चीज है वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रही है, और कोई इतनी ज्यादा क्वांटिटी में वो भी इतनी एनर्जी दे रही है। तो अच्छा कौन सा हुआ? जो है छोटा वाला है, मतलब कम अमाउंट में, मतलब छोटे से इस मास में या छोटे से वॉल्यूम में जो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी दे दे, उसको हम बोलेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी विच इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। देखो, सस्ती भी तो होनी चाहिए। अब दोस्त ऐसे थोड़ी ना कि मतलब इतनी सी एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए आपने 1 लाख रुपए दे दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखो, आपको अगर कोयला बर्न करना है तो कोयला का, देखो कोयला जो काफी चीप है, मतलब काफी सस्ता है और आसानी से जमीन से मिल भी जाता है। ऐसा नहीं कि हमको मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं। हमको बस एक बार पता चल जाए कि कोल माइनिंग मतलब यहाँ से कोयला ऑब्टेन होता है काफी ज्यादा क्वांटिटी में, हमको क्या है बस थोड़ा सा उस जगह को खोदना है, वहां से सीधा जितना क्वांटिटी में हमको चाहिए होगा वहां से निकाल लेंगे। ओके, तो दूसरे पॉइंट को भी समझ चुके हो, सस्ता होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट नोट करो, विच इज इजिली टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। ऐसा भी तो होना चाहिए कि हम उसको स्टोर कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा भी सकें। देखो, स्टोर करने से यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से आपको ये थर्ड वाली लाइन याद रहेगी। अब एक चीज सोचो, पेट्रोल है। अब देखो दोस्त, एक बोतल में आपने कैप टाइट कर रखा है, ओके, स्टोर कर रखा है ठीक से, लेकिन गलती से अगर वो आपसे लीकेज हो जाए तो क्या होगा? आप ऑब्जर्व करोगे कि अगले दिन वो आधा हो गया और उससे अगले दिन वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। समझ गए कहने का मतलब क्या है? वो वॉलेटाइल नेचर का है, वो स्टोर करने के लिए हमको ज्यादा उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं। थर्ड पॉइंट को समझ चुके हो कि स्टोर करना आसानी हो, लेकिन कोयला ऐसा नहीं है। कोयला अगर आपने एक जगह रख दिया आज तो वो कल को भी कोयला ही रहेगा, ना तो वो उड़ेगा ना वो खराब होगा। समझ गए दूसरा कहने का मतलब क्या है? और ट्रांसपोर्ट में भी इजी है। कोयला आपने ट्रक में डाला, ले गए एक राज्य से दूसरे राज्य में, लेकिन सपोज करो पेट्रोल है, उसके साथ तो बहुत ज्यादा सेफ्टी और प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। कैसे? अब सपोज करो एक पेट्रोल का टैंक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो, लेकिन अगर बाय द वे कुछ एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक पलट जाए, तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। मैं पेट्रोल के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो ट्रक पलट गया जिसमें पेट्रोल फुल्ली भरा हुआ है, तो वो आसपास की जहाँ पे पलटा है कितना बड़ा डैमेज कर सकता है। थर्ड पॉइंट को समझ गए ना? मतलब देखो यार, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप इस चैप्टर को, मतलब यार मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था यार, मतलब यूट्यूबरों ने बहुत अपने मतलब फायदे के लिए ऐसे ही मतलब 1 घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में इतनी जल्दी चैप्टर खत्म कर रखा है, और जबकि ये काफी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको ध्यान से सुनते रहो और अपने एजुकेशन के लिए, मतलब समझ गए ना कहना मतलब, अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए सुनते रहो बस, और उनको साथों साथ पॉइंट को नोट करते रहो, जिससे कि आगे मतलब जब आप पढ़ोगे यार, साइंस तो पढ़ने वाले हो क्योंकि यार इंटरेस्ट आएगा आपको, ऐसी बात नहीं, मेरा टारगेट ये था इंटरेस्ट दिलाने का। तो कहने का मतलब ये है, सुनते रहो। ओके, और देखो फोर्थ पॉइंट है विच इज सेफ टू हैंडल एंड यूज। अब देखो एक चीज, यूरेनियम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उससे गामा रेडिएशंस वगैरह वगैरह बहुत सारी रेडिएशन निकलती हैं, उससे कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ये जो कोयला है इसमें तो ऐसा नहीं है ना, कोयला हाथ में रख लो, जेब में रख लो, तब भी कुछ नहीं होगा। विच इज सेफ टू हैंडल, मतलब उसको हम इजिली हैंडल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ हमको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। यूरेनियम को तो ऐसे सिंपली आपको एक अगर आगे तक की इन्फॉर्मेशन दूं, हाथ से भी टच नहीं कर सकते, उसके लिए तो बहुत ज्यादा मतलब सील्डिंग करके ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह भी। सील्डिंग का मतलब बताता हूँ मैं आपको, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग करके कि उसकी रेडिएशन इसको बाहर ना हो जाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वो जो वहां से निकलेगा ना उससे रेडिएशन,
वो अगर सपोज करो कि इंसान की यहाँ पे स्किन पे भी पहुंच गया तो इंसान के हाथ को परमानेंटली बहुत बड़ा डैमेज दे सकता है। समझ गए कहने का मतलब, इस चीज को ध्यान रखना। फिर 5th पॉइंट है विच डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब इस चीज में आके देखो, थोड़ा कोयला जो है ना वो थोड़ी सी मार खाता है। समझ गए कहने का मतलब, देखो यार दोस्त, जब कोयले को आप बर्न करोगे ना यार, वो थोड़ा सा स्मोक प्रोड्यूस करता है। समझ गए, थोड़ा सा बिल्कुल, एज कम्पेयर टू वुड तो फिर भी अच्छा है। देखो लकड़ी को जब आप जलाते हो वो कितना ज्यादा क्वांटिटी में धुआं प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए कोयले को उससे तो अच्छा बोला जाता है। समझ गए कहना का मतलब क्या है। तो जो अभी तक डिस्कशन किया है, अगर ये किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए ये मतलब क्वालिटीज हमको मिल रही हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि दोस्त ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बेकार एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये अच्छा सोर्स है। अगर ये प्रॉपर्टीज उसके अंदर मिल रही हैं, इनको नोट कर लेना और याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी पेपर्स में। ओके, फिर आता है फ्यूल। फ्यूल देखो, सबसे पहले एक हिंदी में बता दूंगा इसकी डेफिनेशन क्या है। फ्यूल ये है कि अगर आपने किसी चीज को बर्न किया और उसने हीट प्रोड्यूस कर दी, हीट एनर्जी, समझ गए, तो आप उसको फ्यूल बोल सकते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक नोट करना, द मटेरियल विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। समझ गए ना, जो मैंने हिंदी में बोला वही कहना चाह रहा है कि हमने उसको बर्न किया और वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, हीट एनर्जी। और उसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इनको नोट करो। वुड मतलब लकड़ी, कोल मतलब वो कोयला, और फिर कुकिंग गैस जो एलपीजी आपके सिलेंडर में यूज होती है, फिर केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है, और डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, इनको नोट कर लेना एग्जाम्पल्स को, एग्जाम्पल्स भी पूछ लिए जाते हैं फ्यूल्स के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ इनको नोट कर लेना। ओके, फ्यूल की डेफिनेशन तो पता चल गई। अब देखो, अब हम अगर कोई कहने लगे कि कौन सा अच्छा फ्यूल है, समझ गए, फ्यूल के बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, वुड, कोल, कुकिंग गैस, केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल। अब मैं पूछने लगूं इन दोनों को किसी चीज को कंपैरिजन करके कि ये ज्यादा फ्यूल अच्छा है या ये वाला फ्यूल अच्छा है, तो इस चीज को पढ़ने से पहले कुछ दो टर्म का पता होना चाहिए। सबसे पहले टर्म आती है कैलोरीफिक वैल्यू और फिर आता है इग्निशन टेम्परेचर। ओके, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं इसको देखो सिंपली करूंगा आपके लिए, ठीक है, जो मतलब बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। देखो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू पहले मैं ग्राम की टर्म में बताता हूँ। देखो आपने कोई फ्यूल लिया, अब फ्यूल तो समझ चुके हो ना, वो लकड़ी भी हो सकती है, कोयला भी हो सकता है, और डीजल, पेट्रोल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखना मैं कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डिफाइन करूंगा कि अगर मैं कोई 1 ग्राम फ्यूल लूं, ठीक है, देखो पहले मैं सीधा कंपैरिजन ही कर देता हूं अगर आपको ये भी चीज समझ में ना आई हो। देखो पहले इसकी डेफिनेशन सुनो कि अगर मैं 1 ग्राम किसी फ्यूल को बर्न करने पे कितनी जूल ऑफ एनर्जी ऑब्टेन करता हूँ, वो होती है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनो। दो फ्यूल को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा जो इसमें लिख भी रखा है। ओके, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुन लो, अपने आप ही समझ जाओगे। देखो ये ए फ्यूल है, ये बी फ्यूल है। ओके, ये भी मैंने 1 ग्राम लिया, ये भी मैंने 1 ग्राम लिया, है ना, और मैं दोनों को बर्न करता हूं, समझ गए। अब ऐसे समझो, 1 ग्राम लकड़ी है, 1 ग्राम कोयला है, दोनों को मैं बर्न करता हूं। मैं ऑब्जर्व करता हूं कि कोयला जो है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाया, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर पाया, और ये जो लकड़ी थी ये कम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर पाई। तो देखो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इसकी कोयला की लकड़ी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हम बोल देंगे कि कोयले की कैलोरीफिक वैल्यू लकड़ी से ज्यादा होती है। ओके, अब तो मीनिंग समझ गए ना कि मतलब हम एक पर्टिकुलर यूनिट को बर्न करेंगे, समझ गए, फ्यूल की को, और हमको कितनी एनर्जी ऑब्टेन हो रही है उस चीज को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत आगे तक काम आएगी, इंजीनियरिंग लेवल तक भी, और क्या बोलते हैं 12th क्लास में भी और 11th क्लास में भी। ध्यान से सुन लेना, और ना सुन में तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार और सुन लो कि हम 1 ग्राम फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं, जितनी हमको क्वांटिटी में हीट एनर्जी सप्लाई होती है, मतलब हमको मिल रही है, उन दोनों चीजों के रेशो को हम बोल देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी यूनिट से समझो, देखो इसमें है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 यूनिट, मतलब ए यूनिट मास ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज नोन एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कंप्लीट बर्न करना है, ऐसा नहीं कि आधा जलाया और आधा छोड़ दिया, समझ गए। 1 ग्राम लकड़ी भी पूरी जलनी चाहिए और 1 ग्राम कोयला भी पूरा बर्न होना चाहिए, और जब हम इसकी हीट को कैलकुलेट मेजर करेंगे तो उसकी ज्यादा आएगी, तो हम बोल देंगे कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। ओके, कंप्लीटली का ध्यान रखना। यूनिट ऑफ मास यूजुअली टेक्स मेजरिंग फॉर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज ग्राम। ओके, फ्यूल की जब हम कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं ना, वो ग्राम्स में होती है,
अगर आप किलोग्राम में करना चाह रहे हो तो भाई वही है, सीधी सीधी बात, 1000 से डिवाइड करना होगा। ओके, सो we can also say that the amount of heat produced by 1 gram of fuel completely is called calorific value। यही जो अभी तक बता के हटा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन, ये तो मैं अभी देखो एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि इन्होंने कोई एक ग्राम चारकोल ले रखा है और फिर इन्होंने 1 ग्राम ही वो ले रखा होगा कोयला, तो समझ गए ना, अलग अलग यूनिट आई होंगी। देखो अब कुछ चीज ध्यान से सुनो, ये एक टेबल दे रखी है। अब इस चीज के आगे देखो डंक एक होता है, वो उपले जो होते हैं गांव में, समझ गए, जो भैंस के मतलब गोबर से बनाए जाते हैं ना गांव में, उसको अगर हम बर्न करते हैं, समझ गए, 1 ग्राम अगर उसको बर्न करें तो हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, 6 से 8 किलो जूल। मैं किलो जूल बोल रहा हूँ, किलो का मतलब होता है 1000, मतलब 6000 से लेके 8000 जूल हमको 1 ग्राम बर्न करने से मिल जाएगी। वुड जो है मतलब ये सिंपली पेड़ की लकड़ी जो होती है, इसको 17,000 जूल के आसपास मिल जाएगा हमको। फिर आता है कोल की वही 25,000 से लेकर 30,000 किलो जूल। अब देखो ये यहाँ पे लिख भी रही है इसी एग्जांपल में, देखो सबसे ज्यादा पूछी जाती है और फिर आसपास पूछी जाती है इसकी, आपको क्या बोलते हैं, देखो ये पेट्रोल की याद रखना 52 होती है रियल में, तो मैं मतलब आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इसमें 50 दे रखी है, आप 50 ही याद करो कि 50 किलो जूल पर ग्राम। तो अगर हम 1 ग्राम पेट्रोल को बर्न कर देंगे तो हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, 50 किलो जूल, ये बस याद रखना है। फिर सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की, 3 गुना। अब देखो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपको, देखो 2 कार हैं, एक हाइड्रोजन वाली कार है जिसमें आप हाइड्रोजन गैस से चला सकते हो, और एक है पेट्रोल वाली कार। तो हमको कहने का मतलब क्या है, 1 लीटर अगर हमने हाइड्रोजन गैस डाली और 1 लीटर ही हमने डाली पेट्रोल, तो हाइड्रोजन गैस कितना चल पाएगी, 3 गुना। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी 15 का एवरेज दे रही है ना, मतलब समझ गए, किलोमीटर पर लीटर, कि इतने 15 किलोमीटर जा रही है सपोज करो पेट्रोल गाड़ी, और अगर हमने हाइड्रोजन गैस की गाड़ी बनाई जाए कोई, तो वो कितना चल पाएगी, 3 गुना, मतलब 15 × 45, 45 किलोमीटर इन 1 लीटर। समझ गए, काफी ज्यादा, मतलब बाइक के जितना चल जाएगी वो। एनर्जी का कंसेप्ट आप समझ चुके होगे मेरे अंदर से। एक और है यहाँ पे, मेरे को भी याद आया, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, जो होता है कि डीजल और पेट्रोल, बहुत बच्चों को यार ये पता नहीं होता, लेकिन तुम अब काफी अच्छे तरीके से बता सकते हो अगर आपने ये टेबल ध्यान से देखी होगी। देखो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक जगह डीजल और एक जगह क्या बोलते हैं पेट्रोल, इन दोनों में से ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी अच्छी है, तो पेट्रोल की है 50 किलो जूल पर ग्राम और डीजल की है 45 किलो जूल पर ग्राम। तो ज्यादा एनर्जी कौन सा इंजन प्रोड्यूस करेगा, समझ गए ना, 50 वाला जो पेट्रोल है, मतलब कहने का मतलब है पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू डीजल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। समझ गए मेरा कहने का मतलब। साथों साथ एक क्वेश्चन भी और होता है कि ये जो पेट्रोल में क्या बोलते हैं, पेट्रोल में और अगर आप कंपैरिजन करने लगो, ये जो एलपीजी गैस होती है, समझ गए, जो आपके घर में सिलेंडर में भरी होती है, इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा। देखो इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, 50 किलो जूल इसकी है, 50 किलो जूल 1 ग्राम में इसकी है। समझ गए आप कहने का मतलब, दोनों में यहाँ पे तो बराबर लिखा है, लेकिन हमको अगर इसकी एलपीजी की ज्यादा बढ़ानी होगी तो हमको क्या करना होगा, हाइड्रोजन गैस में थोड़ी सी मिक्स कर देंगे। समझ गए, हाइड्रोजन गैस की कितनी थी 150, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एलपीजी गैस में जब आ जाएंगी तो समझ गए पेट्रोल को वो बीट कर जाएगी। समझ गए, पेट्रोल को बीट कर जाएगी कौन, एलपीजी गैस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने नोट भी कर रखा है, इसको समझ लेना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इग्निशन टेम्परेचर। दोस्त इस चीज को ध्यान रखना, ये काफी वर्ड इंपॉर्टेंट है। इग्निशन, इग्निशन का मतलब होता है किसी चीज में, जो हिंदी में यार कैसे बोलूं, किसी चीज को जलने को स्टार्ट कराना है। सपोज करो एक लकड़ी है, अगर आपको ये जलाना है तो गीली लकड़ी का भी जल थोड़ी ना सकती है, ठीक है, और अगर काफी लो टेम्परेचर पे है तो वो भी नहीं जल सकती। तो देखो एक मतलब बर्निंग जो होती है ना, बर्निंग मतलब क्या बोलते हैं, जलने को, मतलब अगर हमको स्टार्ट कराना है, मतलब स्टार्ट कराना है तो उसको एक टेम्परेचर पे ले जाना पड़ता है, मतलब उसका टेम्परेचर पहले थोड़ा राइज कराना होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि कभी भी कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जाएगा। और मतलब सपोज करो लकड़ी है, आपने कभी सुना है बर्फ के बीचों बीच लकड़ी रखी है और वो अपने आप एक माचिस से ऐसे जल गई, नहीं हो सकता। सबसे पहले वो थोड़ा लकड़ी को गर्म करना होता है,
जिससे कि उसको इग्निशन टेम्परेचर मिल जाए। वर्ड को पकड़ गए? कहने मतलब क्या था, इग्निशन स्टार्ट करने के लिए पहले उसका टेम्परेचर थोड़ा राइज करना होगा। तो उस देखो इसकी डेफिनेशन है मिनिमम टेम्परेचर है वो, मतलब उस चीज में अगर कोई पेट्रोल है, देखो ये पेट्रोल मानो एक सेकंड के लिए, एक कोई बोतल है उसमें पेट्रोल रखा है, ठीक है। अगर आपको पेट्रोल बिखेर दिया, ठीक है, और वो आप चाह रहे हो उसमें मतलब आग जलाना, तो आग ऐसा नहीं है कि सपोज करो ऐसे ही कितना भी ठंडा हो और कितना भी गर्म हो हर किसी में लग जाएगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता। उस फ्यूल को बर्न करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। समझ गए? मिनिमम टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे क्या है कि उससे नीचे भी कभी आग नहीं लग सकती। समझ गए? अगर सपोज करो मैं एक एग्जांपल के थ्रू देना चाह रहा हूँ, वो आप खुद पढ़ना भी थोड़ी देर बाद कि वो किस किस चीज के कितने कितने टेम्परेचर होते हैं। सपोज करो पेट्रोल है, वो जलता है अराउंड रूम टेम्परेचर के, मतलब 20, 25, 30, 37 इतने डिग्री सेल्सियस के आसपास। ओके, तो वो पेट्रोल जो है कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्न नहीं हो सकता। समझ गए? तो इसी देखो प्रॉब्लम पता है ये वाली कंडीशन कैसे है। कभी कभी आपने सुना होगा सर्दियों के टाइम पे बाइक जो है स्टार्ट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? यही तो रीजन होता है कि भाई जितना उस पेट्रोल को जलने के लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है, भाई उतने टेम्परेचर से नीचे तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हुआ रहता है उस टाइम पे। सर्दियों में होता है 0 डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ मैं, 5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होता है। लेकिन पेट्रोल को जलने के लिए अराउंड चाहिए होगा 10, 5, 12 और जितना मतलब ज्यादा, समझ गए, एक फिक्स वैल्यू चाहिए होती होगी, वो मिनिमम है। और लेकिन सर्दियों में क्या होता है उस टेम्परेचर से नीचे पहुंच चुका होता है टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का। उस पेट्रोल का भी जो टंकी में भरा हुआ है, जब वो उतने लो टेम्परेचर पे जब फिल होता है ना वहां पे पिस्टन के ऊपर, तो वो इंजन जो फ्यूल है वो बर्न नहीं हो पाता। अब तो आप समझ चुके हो ना मेरे अंदर ऐसे कहने का मतलब क्या है कि बाइक में भी इग्निशन टेम्परेचर जब तक पहुंच नहीं पाएगा, जब भी तो कहते हैं कि भाई आप तो तुमको उससे क्या बोलते हैं किक से स्टार्ट करना होगा। तो किक से क्या होता है, जब वो फ्रिक्शन वहां पे प्रोड्यूस होता है तो सीधी सीधी बात है वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये चीज केमिस्ट्री की है। अभी कोई बस ये लाइन याद रखो कि जहां पे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे वहां पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ओके, तो दोस्त समझ चुके होंगे मेरे अंदर से इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग। ठीक है, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ गुड फ्यूल। ठीक है, मतलब अब बहुत सारे फ्यूल हैं, अब आप किस फ्यूल को अच्छा बोलेंगे और किसको बुरा बोलेंगे ये चीज समझ नहीं सकते। बस थोड़ी सी इस वीडियो में हिंट देके जा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। देखो पेट्रोल ले लिया और एक आपने नया फ्यूल ढूंढा, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो है पेट्रोल, लेकिन आपने एक नया फ्यूल ढूंढा है। आप उसमें और इसमें कंपैरिजन करने लगो, तो आप चाह रहे हो कि ये मैं बोलूंगा कि ये अच्छा फ्यूल ढूंढा है आपने, तो उसके जो सेकंड आपने नया प्रोडक्ट ढूंढा है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब वो क्या होनी चाहिए? देखो सबसे पहली कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए उसकी। समझ गए कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कि ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने बर्न होने के बाद। और दूसरी उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि यार अगर मैं इसको बर्न कर रहा हूँ तो भाई जहरीली गैस भी तो नहीं रिलीज होनी चाहिए ना एटमॉस्फेयर में। क्या पता चले कि उसको बर्न करने के बाद कोई ऐसी गैस निकल जाए जिसको मतलब अगर किसी के इंसान के अंदर नाक के थ्रू चली जाए तो वो इंसान ही खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। समझ गए? दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऐसी गैस भी प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए जो मतलब पेड़ पौधे और मतलब ऐसी और भी चीजों के लिए हार्मफुल ना हो। समझ गए? और द फ्यूल शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, और ऐसा भी ना होना चाहिए। अभी इग्निशन टेम्परेचर समझाया ना कि यार इस फ्यूल को तो बर्न करने के लिए ही हमको 2000 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर पहले पहुंचाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसपास बिल्कुल रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर से बस थोड़ा बहुत ज्यादा उतना टेम्परेचर चाहिए हो। समझ गए? मतलब ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि रखा रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप ही बर्न होने लगा। समझ गए कहने का मतलब? इग्निशन टेम्परेचर को यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। देखो अगर कोई ऐसा फ्यूल है जो रूम टेम्परेचर पर रखा अपने आप ही, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास है, मतलब 37 डिग्री या 22 डिग्री के आसपास। ओके, तो पता चल रहा है आपको थोड़ी देर बाद कि यार ये तो रूम में मैंने खुला छोड़ा था, वो तो अपने आप ही जल गया। समझ गए ना कंसेप्ट इग्निशन टेम्परेचर का? मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर है, जैसे ही उस टेम्परेचर पर पहुंचेगा भाई वो अपने आप ही बर्न होने स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए कहने का मतलब? तो दोस्त इस वीडियो को चलो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एजुकेशन विद एस। ओके, ठीक है, थैंक यू।